हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। आज हम यहाँ पर बात करेंगे मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य की किसने स्थापना करी और इस पर किन-किन वंशों ने शासन करा, कब-कब तक शासन करा। तो सबसे पहले बात आती है मगध साम्राज्य पर शासन करने की। जब भी हम बात करते हैं तो बिंबिसार नाम का शासक हुआ था। इसने सबसे पहले इसकी स्थापना करी थी बिंबिसार ने। बिंबिसार का वंश हर्यक वंश था। बिंबिसार हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था। जितने भी इसमें शासक हुए उनमें सबसे शक्तिशाली शासक हर्यक वंश का बिंबिसार ही हुआ था। इसका शासन 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक हुआ था। इसने अपने साम्राज्य की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए वैवाहिक नीति को अपनाया था, क्योंकि इसने तीन तीन शादियां करी थी। जिसमें पहली शादी का हमें उल्लेख मिलता है कि इसने पहली शादी कौशल देश की राजकुमारी महाकौशल से करी थी। और दूसरी का हमें उल्लेख मिलता है कि वैशाली के लिच्छवी की राजकुमारी से। जिसका पुत्र हुआ था अजातशत्रु। अजातशत्रु की बात हम बाद में करेंगे, पर लेकिन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्योंकि इसने इसकी हत्या कर दी है। पितृहंता कहलाता है। और तीसरी शादी करी थी इसने पंजाब के भद्रकुल की क्षेमा से। तो यहाँ पर सीधी सी बात आ जाती है, जब इसने तीन तीन शादियां की, तीन तीन शादियों से इसका साम्राज्य जो था, साम्राज्य विस्तार तो सीधा सा होना था ही। उसके साथ साथ इसके राज्य की भी सुरक्षा व्यवस्था एकदम बिल्कुल सही तरीके से हो गई थी, क्योंकि इसके फिर युद्ध करने वाला इसमें कोई बचा ही नहीं था। इतने उस टाइम पे यही तीन चार साम्राज्य थे जो शक्तिशाली थे। तो हम इसे मैप के जरिए समझते हैं कि ये कुछ कुछ हमारे बिहार का और यूपी का, नेपाल का कुछ कुछ मैप है इस समय का। तो यहाँ पर नेपाल है। यहाँ पर राजधानी थी इसकी, सबसे पहले राजधानी राजगिरा थी। और यहाँ पर था लिच्छवी साम्राज्य। यहाँ पर था कौशल। और ये आपका यहाँ पर पड़ता है अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैन। हम अवंती की बात यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो वास्तविक शत्रुता थी इसकी अवंती राज्य से ही थी। पर कुछ टाइम बाद में अवंती राज्य के महाराजा चंड प्रदोष से इसकी दोस्ती हो गई थी। और उन्हें जब पीलिया रोग हुआ था तो उनके लिए इन्होंने अपना वेद ही भेजा था उनके पास में। इतनी गहरी इनकी मित्रता बढ़ गई थी। और इसकी एक बात और आती है, इसने बिंबिसार ने अंग साम्राज्य को जीतकर, अंग साम्राज्य यहाँ पर पड़ता है, जिसकी राजधानी चंपा थी, इसको जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंपा था। पर फिर भी अजातशत्रु ने इसके दोस्त के उकसाने पर इसके अपने पिता की हत्या कर दी थी। अपने पिता की हत्या कर दी इसने 492 ईस्वी पूर्व में इसने हत्या कर दी थी। इसलिए ये पितृहंता भी कहलाया था। 492 ईसा पूर्व के बाद में अजातशत्रु का शासनकाल शुरू हो जाता है। तो हम बात करेंगे अजातशत्रु की। अजातशत्रु की कुछ ज्यादा बात नहीं है, बस नॉर्मल सी बात है इसकी। इसने एक तो इसके शासनकाल में गौतम बुद्ध हुए थे, उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और
और इसके शासन के 8 वर्ष बाद ही इसने प्रथम बौद्ध संगीति करवाई थी, जो कि राजगृह में ही करवाई थी इसने। तो हम बात करते हैं अजातशत्रु की। अजातशत्रु का शासनकाल हुआ था 492 ईसा पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक। इसके शासन की कोई ज्यादा बात नहीं, बस इसने 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में पहली बौद्ध संगीति करवाई थी, जिसके अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अब जैसे इसने अपने पिता की हत्या कर दी, ऐसे ही इसका पुत्र हुआ था उदयन। तो उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी। इसकी हत्या कर दी थी 460 ईसा पूर्व में। इसकी हत्या करने के बाद में उदयन गद्दी पर बैठा मगध की। फिर उसने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। उसकी भी कुछ ज्यादा खास बात नहीं है। उसने गंगा व सोम के संगम पर एक किला बनवाया था। क्योंकि ये यहाँ किला बनवा देगा तो फिर कोई आसानी से इस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा, इसलिए इसने यहाँ पर किला बनाने की सोची। तो ये पूरी तरह से घिर चुका था। एक तो पहले से ही राजगिरा 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। फिर इसने यहाँ गंगा और सोम नदी के संगम पर एक किला बनवा दिया, जिससे कोई भी बाहरी आक्रमण हो तो आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा इस पे। पर उदयन की बस कुछ खास बात नहीं है। एक टाइम ये अपने बगीचे में घूमने के लिए आया था, तो उसी समय पर अवंती राज्य के गुप्तचर ने इसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि अवंती राज्य से तो इनकी पहले से ही दुश्मनी थी। अब बात आती है इस उदयन के बाद में किसने शासन किया। इसके बाद में 3 शासक और हुए हैं इसमें। हरेक वंश का लास्ट शासक था नागदशक। नागदशक को यहाँ की प्रजा ने, मगध की प्रजा ने गद्दी से हटा के नागदशक की जगह शिशुनाग को बैठा दिया था, जो कि यहाँ से अब एक नया वंश शुरू होगा जिसका नाम है शिशुनाग वंश। ये शिशुनाग के ही नाम पर पड़ता है इस वंश का नाम। तो हम बात करेंगे अब यहाँ से आएगा शिशुनाग। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का हमें शासनकाल मिलता है ठीक, ये था 412 से 398 ईस्वी पूर्व तक। इसने अपनी राजधानी राजगृह से लेके इसने अपनी राजधानी फिर ये यहाँ वैशाली है, वैशाली में खाती थी। क्योंकि राजा अपनी राजधानी वहीं पर बनाता है जहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो यहाँ पर तो इसकी पहले से ही हरेक वंश के शासकों का राज था, तो थोड़ी बहुत तो दुश्मनी इसकी यहाँ पर रहेगी। पर लेकिन जब ये वैशाली में चला जाएगा, क्योंकि वैशाली का रहने वाला है, तो वहाँ थोड़ा अपने आप को सेफ महसूस करेगा। इसलिए अपनी राजधानी इसने वैशाली चेंज कर ली थी राजगीर से। राजगीर तो रहेगी पर लेकिन वैशाली ही बना दी इसने राजधानी। तो इसने इसका बस एक बढ़िया काम आता है, इसने अवंती राज्य को जीतकर
मगध साम्राज्य में मिला दिया था। इसकी 398 ईसा पूर्व में हो जाती है मृत्यु। उसके बाद में आता है इसका पुत्र कालाशोक, जो कि नागवंश, शिशुनाग वंश का लास्ट शासक हुआ था। तो हम कालाशोक के शासन काल में पढ़ते हैं। राजधानी इसकी यही रहेगी जो शिशुनाग ने करी थी, कालाशोक। कालाशोक का शासन काल है 398 ईसा पूर्व से 366 तक। इसने क्या करा था, इसने दूसरी बोध संगीति करवाई थी, इससे कुछ ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। इसने दूसरी बोध संगीति करवाई थी। तीन सौ तिरासी ईसा पूर्व में। अब इसके बाद में हम बात करेंगे नंदवंशी, क्योंकि यही इसका लास्ट शासक हुआ था। इसकी हत्या कर दी थी नंदवंश के एक शासक थे महापद्म नंद ने, क्योंकि महापद्म नंद ने ही नंदवंश की स्थापना भी करी थी। तो हम बात करते हैं नंदवंश की। मगध साम्राज्य में जो सबसे शक्तिशाली वंश हुआ है वो नंदवंशी हुआ है, क्योंकि इसमें एक राजा हुए धनानंद, हम बात करेंगे आगे, पर पहले हम बात कर लेते हैं इसकी स्थापना किसने करी थी। ये वंश चला था 344 ईस्वी से 323 ईस्वी पूर्व तक। इस वंश की स्थापना महापद्म नंद ने करी थी। जो कि एक शूद्र जाति दासी के पुत्र माने जाते थे। अब इनके ही पुत्रों में एक पुत्र हुए धनानंद, जो कि सबसे शक्तिशाली हुए थे। धनानंद का राज चला था धनानंद ने 330 ईस्वी से 323 ईस्वी पूर्व तक शासन करा था। धनानंद के शासन काल में ये हमारा मैप इधर का, ये यहाँ इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैप के तरीके से मैप बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पड़ता तक्षशिला, इधर ये तक्षशिला तक, ये यहाँ तक असम तक, और ये हिमालय से लेके छोटा नागपुर तक, छोटा नागपुर पठार है ना, वहां तक ये इसका ही शासन काल था धनानंद का। तो इसकी सेना ही बहुत बड़ी थी। और उसी टाइम की बात है कि 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करा था। तो जब तक्षशिला में एक बहुत जाने माने गुरु हुआ करते थे हमारे गुरु चाणक्य, तो ये विश्वविख्यात गुरु थे उस टाइम के। तो ये वहां से आए तक्षशिला से, और धनानंद से बोले कि भाई हमारे देश पर आक्रमण हो रहा है, सिकंदर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, कि अपनी सेना को तैयार करो कैसे भी करके। पर लेकिन धनानंद ने क्या, धनानंद घमंड में था उस टाइम पे, इसकी सेना बहुत बड़ी थी, ये सोच रहा था मेरा साम्राज्य है सारे में कि कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसने इन गुरु की बेइज्जती कर दी, चाणक्य की गुरु की बेइज्जती करके इन्हें अपने महल से बाहर निकाले धक्का मार के।
तो इन्हें उसी टाइम पे इन्होंने शपथ ली कि मैं जब तक इसको गद्दी से नहीं हटाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो इन्होंने चंद्रगुप्त के सहायता से इसे गद्दी से हटाया। अब कोई कहता है कि ये ऐसे ही रास्ते में जा रहे थे, इन्हें एक दिन चंद्रगुप्त खेलता हुआ मिला रास्ते में, तो इन्होंने उसमें कुछ ऐसा देखा कि इन्हें लगा कि यही आने वाले समय में हमारे देश का राजा यही होगा, चंद्रगुप्त ही। चंद्रगुप्त के बाद में हम मौर्य वंश की नींव पड़ जाती है। 323 ईसा पूर्व में होता है युद्ध, धनानंद वर्सेस चंद्रगुप्त में। चंद्रगुप्त चाणक्य के शिष्य, इन्होंने ऐसे विद्या दी थी बहुत सही तरीके से। और कुछ धनानंद ने यहाँ कर भी ज्यादा कर दिया था, जिससे कि यहाँ की जनता थोड़ी परेशान भी हो गई थी इससे। तो जनता ने भी इतना साथ नहीं दिया था इसका, और इसने चंद्रगुप्त ने और चाणक्य ने मिलकर इसको हरा दिया। इसको हराने के बाद में चंद्रगुप्त यहाँ का शासक बना। फिर यहाँ से नए वंश की नींव पड़ गई, मौर्य वंश यहाँ से शुरू होता है। बस और यहाँ पर हमारा ये मगध साम्राज्य का आज का इतना ही हम पढ़ते हैं, और बाकी अगले वीडियो में देखते हैं। मेरी बस इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कैसे गेन करें, या मतलब सटीक जानकारी हमें कैसे मिले। बस मेरा यही मकसद है इस वीडियो बनाने का। धन्यवाद आपका। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अच्छा।